अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग तहसील चौबारा ज़िला लिया में हैं, चक नंबर 487। कल हम लोग जो गुज़श्ता कल है हम लोग कोटद्दू से रवाना हुए थे और इस बीच हम लोगों ने एक तो ये देखा कि कैसे जो सहरा है, थल का सहरा है, वो एग्रीकल्चर लैंड की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। तो उसको कवरेज दी जो कि मेरी पिछले एपिसोड में भी है। इसके अलावा हमने कोई ऐसा घर देखना था जिसे देख कर लगे जो थल के कल्चर का हो, यानी पुराना, जिस तरह बहुत पहले हुआ करते थे। अभी तो देहात भी सारे शहर बन चुके हैं, पक्के मकानात हैं, और वो घर हमें काफ़ी दूर जाकर मिला, वो भी पिछली किस्त में है। आज सुबह हम लोग एक लाइफ स्टॉक के फार्म पर गए। काफ़ी बड़ा सेटअप था और बहुत अच्छा सेटअप था, और डेयरी फार्म भी है, और मतलब मल्टीपर्पज़ है, ख़रीद व फ़रोख्त भी है वहाँ पर, और लोगों की इन्वेस्टमेंट भी है उसमें। काम में वो बहुत कम लोग हैं जिनको नुकसान हुआ हो, वरना इस काम में नुकसान नहीं है। कि जिसका वो कहते हैं ना आम पंजाबी में कि माल का काम, जिसका नाम ही माल है, तो वो माल आता ही आता है। अल्लाह ताला बरकत डालता है इसमें। तो ये रब की बरकत है कि देखें हर साल लाखों करोड़ों में जानवर ज़िबा होते हैं, नहीं होते हैं कुर्बानी के बाद भी। तो ये बरकत वाला है। ऐसा नहीं है कि उनको जस्ट ये है कि वो मैनेज करने में ज़रा हो जाता है। जिसको भी नुकसान हुआ है उसकी अपनी मैनेजमेंट का मसला है जी। कि उसने एकदम फ़र्ज़ करें वो 50 जानवर दूध के डाल दिए, अब 6 माह बाद उनकी दूध की वैल्यू जो है वो मिकदार जो है कम हो जाती है। अब फ़र्ज़ करें वो 100 kg या 1000 kg दे रही थी, अब वो 50 पे आ गई, अब अखराजात उसके ज़्यादा है। अब जब बचत कम हुई तो उसने कहा यार इस काम में तो कोई बचत नहीं है, छोड़ो भागो। अब जो भागेगा तो फिर नुकसान होगा। अच्छा, ये सही। जो बंदा इस काम में 3 साल सर्वाइवल कर जाता है ना जी, बुनियादी पहले 3 साल, उसके बाद उसे डबल पे चला जाता है। अगर उसने 1 लाख लगाया तो 2 लाख पे, अगर करोड़ लगाया तो डबल 2 करोड़ पे चला जाता है। 2 करोड़ पे। गांव में किसी भी बल्कि गांव में रहने वाले लोगों के जो बड़े सोर्स ऑफ इनकम है, ज़रिया माश है, वो एक खेती बाड़ी है और एक माल मवेशी है। अब मैं जो ये कह रहा हूँ कि थल की जो ये सारा चेंज हो रहा है, इसमें एक फैक्टर तो हो गया कि ये एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा हो रही है, सहरा ख़त्म हो रहे हैं और वो बढ़ रहा है। एक दूसरे नंबर पर लोग जिस तरह जानवर पहले घरों में रखते थे, उनकी जब नस्ल बढ़ती थी वो 1-2 बेचा करते थे, तो अभी वो प्रॉपर फार्मिंग का काम शुरू है, गोट फार्मिंग है और फलां है, और ये डेयरी फार्म्स का काम भी बहुत ज़्यादा शुरू है। इसीलिए मैंने ये लाइफ स्टॉक के फार्म पर जाकर ये मालूमात ली। इसके अलावा इसके बाद एक और जगह पर गए, एक भाई ने घर में बकरियां रखी हुई थी, छोटा सा सेटअप उसने बनाया है और वो अच्छा खासा उससे कमा रहा है, और उसमें भी बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट है। इन भाई से तफसीली जो बातचीत हुई है तो उसमें ये रिज़ल्ट निकला है कि इन्होंने ज़मीनें ठेके पे ली हुई हैं, अपनी नहीं हैं, और उनसे जो फसल होती है वो वही है, यानी एक तो गंदम, वो सिर्फ़ घर की, यानी इतनी ज़्यादा नहीं कि वो बेची जा सके। दूसरा जो बकिया जिस पे घास वग़ैरह लगाते हैं, जो इनके अपने जानवरों तक पूरा होता है। अब ज़रिया मुआश क्या है इनका, वो ये माल मवेशी हैं, यानी इनका जो ज़रिया मुआश है वो सिर्फ़ माल मवेशी हैं, और इसमें सारी इन्वेस्टमेंट या सारे जानवर जो बकरियां हैं वो इनके अपने नहीं हैं। कह सकते हैं कि 60% इनके अपने हैं, बाकी 40% लोगों की इन्वेस्टमेंट है, और माशाल्लाह से इस छोटे से उसमें भी वो खुश हैं और वो घर का सिस्टम भी चला रहे हैं। तो वाकई मुझे वो उस भाई की बात बड़ी अच्छी लगी जिन्होंने कहा कि इनका नाम ही माल है, तो ये कैसे नुकसान कर सकते हैं। तो अल्लाह ने इसमें हलाल रिस्क है, इसमें बरकत बहुत रखी है। जिस तरह वो क्वांटिटी और क्वालिटी वाली बात होती है,
क्वांटिटी ज़रूर कम होगी लेकिन क्वालिटी कम नहीं है। तो इस छोटे से सेटअप से भी उनका घर माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। तो इस बदलाव में सिर्फ़ एग्रीकल्चर ज़मीन का किरदार नहीं बल्कि माल मवेशी का भी बहुत बड़ा किरदार है। अच्छा, ये टीले ख़त्म करने के बाद यानी ज़मीन को लेवल करने के बाद सिर्फ़ गंदम वग़ैरह ही काश्त नहीं की गई बल्कि बागात लगाए गए हैं, जैसे किन्नू, लीमू और अंगूर और इस तरह और भी हैं। इस जगह पे कोई सोच नहीं सकता कि अंगूरों का बाग बनेगा। आज से कई साल पहले यहाँ पर खुश्क सहरा हुआ करता था और टीले थे, इस तरह का सारा सहरा था। तो उन्होंने मेहनत की, ज़मीन को लेवल किया, ज़मीन को बनाया, उसके बाद पिलर्स वग़ैरह लगाए, तारें बिछाईं, स्ट्रक्चर खड़ा किया और वो एक अंगूरों का बाग बना दिया। जो यहाँ पे काम करते हैं उनसे बात हुई तो वो कह रहे हैं करीब 6 किस्म के नस्लों के ये हैं जिनमें सीडलेस भी हैं अंगूर। और वो ये बता रहे थे कि स्टार्टिंग में जब उन्होंने काम शुरू किया तो 4 कनाल पर उन्होंने पहले ये बाग लगाया कि अगर कामयाब हुआ तो बढ़ाएंगे, और अब ये जगह 4 एकड़ पर मुश्तमिल है, यानी ये बाग 4 एकड़ का है। हम लोग वापसी आ रहे थे, ये लाइफ स्टॉक का जो फार्म देखा है, तो वहाँ से वापस आ रहे थे, एक ट्रैक सा बना हुआ है, तो उसकी लेफ़्ट साइड पे मैंने देखा तो बहुत ऊंचे ऊंचे जिस तरह ये गन्ना होता है, लेकिन वो उनके तने और शाखें बहुत मतलब पतली थी। तो मेरे साथ जो बंदे हैं एजाज साहब, मैंने उनसे पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये कमाद यानी गन्ने को पेवंद किया गया है ज्वार से। तो एक हाइब्रिड यानी है, एक नई चीज़ है वो क्या कह सकते हैं, ज्वार ही है, लेकिन उसका जो नाम है जी सुपर नेपियर। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, नेचुरल नहीं है, इन्होंने डिज़ाइन किया है। अब ये कह रहे हैं कि ये इसकी जो लेंथ है फ़र्स्ट टाइम, यानी आप जब इसको लगाएंगे तो ये 20 फीट ऊपर जाएगा। जब ये 20 फीट का हो जाए उसके बाद आप इसकी कटाई शुरू कर देंगे, और ये कई साल एग्जैक्ट उनसे पता करें करते हैं 15 साल ये कह रहे हैं, 15 साल लाइफ है, और जब इसकी आप काटेंगे तो इसकी कई गुना शाखें और नई निकलेंगी। आपको ये बार बार लगाना नहीं पड़ेगा, मतलब आपको सिर्फ पानी देना है और इसको काटना है। ये जानवरों के लिए कम जगह पर बहुत ज़्यादा घास है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, चलते हैं वहाँ पर। कर सकते हैं कि तकरीबन ये 10 से ज़्यादा है, 10 फुट से ज़्यादा लेंथ है इस वक्त इसकी, और ये बिल्कुल ऐसे गन्ने की तरह है। ये देखें आप, ये चेरी का और जो है कमाद का क्रॉस है, और ये एक ब्रिक सा, मतलब इसे आप गन्ना भी कह सकते हैं, ये भी एक गन्ना ही है। लेकिन जरा आपको रूट्स तक दिखा दूं, ये है जी, ये अभी एक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब है कि जब ये इसको काटा जाएगा, ये भी एक दफ़ा इसकी कटाई हुई है। हाँ, एक दफ़ा जब इसको काटा जाएगा तो ये इससे कई गुना ज़्यादा होगा। जो कटे हुए हैं मैं आपको उनको भी दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये कटे हुए पड़े हैं, ये अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, और ये 2 3 बल्कि 21 और 3 24। ये कुछ मालूमात भी नहीं सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। इसके बाद हम एक और जगह पर गए, एक ईंटों वाला भट्ठा देखा था चिमनी के बगैर, तो इंटरेस्टिंग सा लगा वो, तो उसका जो प्रोसेस है हमने कहा वो भी देख लें। वैसे तो ईंटें पकाने का या बनाने का प्रोसेस एक जैसा ही होता है तकरीबन,
लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था, और लग क्या रहा था वाकई डिफरेंट था। ईंटें पकाने का, बनाने का प्रोसेस तो वही था जो सबका होता है, लेकिन ये ज़रा मुख्तलिफ़ तरीके से पकती हैं। जिस तरह ये आप देख रहे हैं, इसके आगे तवे रखे हुए हैं, उनमें जगह जगह पर लकड़ियाँ डाल के उनको आग लगाई हुई है। मट्टी कहीं और से ले आते हैं, यहाँ पर पहले उसको गारा उसका बनाते हैं, फिर उसके बाद अपने जो सांचे होते हैं उसमें फिर ईंटें बनाते हैं, फिर खुश्क करते हैं, और फिर आगे पकाने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। क्या हाल है बेटा जी? ठीक हो? की ना है ਤੁਹਾਡਾ? असगर। माशाअल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਫੱਟੇ ਤੇ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬੱਠੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ईंटों के भट्ठे पर काम करना वाकई बहुत मुश्किल काम है। अभी तो मौसम ठंडा है, सर्दियां हैं, लेकिन गर्मियों में बहुत मुश्किल काम है, और हिम्मत है इन लोगों की। तो खैर, ये रहा हमारा वॉच का दिन। अब हम लोग जा रहे हैं चक, कौन सा था, 483, आई थिंक सो। तो ये भी बल्कि 483 से भी आगे जाना है। तो ये वो जगह है, ये इस चक के आगे, जहाँ से ये जो थल जीप रैली होती है 11वें माह में, तो यहीं से वो ट्रैक सारा गुज़रता है। तो वहाँ पे किसी के पास जाना है, और किसी वहाँ के मकामी बंदे से थोड़ी सी मालूमात देंगे, हालात के बारे में भी, इलाके के बारे में भी, गुज़र बसर और इस तरह की कुछ इंफॉर्मेटिव बातें उनसे करेंगे कि उनको यहाँ पर क्या मसाइल हैं और क्या क्या सहूलियात हैं। तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुज़फ़्फ़रगढ़ से मैं चला था ये इलाके देखने, और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इस सीरीज़ में थल डेज़र्ट, जो थल सहरा है, थल का इलाका है सारा, ये आपका तलागंग से लेकर मुज़फ़्फ़रगढ़ तक चला जाता है। लगभग 300 से ज़्यादा किलोमीटर इसकी लेंथ है, और कोई 70, 90 या 100 के करीब इसकी चौड़ाई है। अब मैं आया हूँ, ये तहसील चौबारा, ज़िला लिया का तहसील है। यहाँ पर ये तकरीबन एंड में चक हो जाते हैं। मैं ख़ुद इलाकों से इतना वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं घूमता फिरता चला जा रहा हूँ और ख़ुद रास्ते देखता आ रहा हूँ। जब मैं वहाँ से इस तरफ आ रहा था मुज़फ़्फ़रगढ़ से, ये रंगपुर रोड है मेरे ख्याल में, जी रंगपुर, और इस तरह ये खड़कन जगह है। तो मैंने ये देखा कि वहाँ पे अब काफ़ी आबादी हो चुकी है। जो सहरा के टीले थे, मैंने आपको दिखाए भी थे, वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और ख़त्म हो रहे हैं। जो मैं यहाँ पे करीब आता गया तो मुझे इलाके की शक्ल चेंज होती नज़र आई। ज़्यादा जो घर हैं वो कच्चे हैं, लोगों का ज़रिए माश जो सिर्फ़ ही यही है, खेती बाड़ी और ये जानवर वगैरह पालना, और यहाँ पर ज़्यादा सहरा है। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद फ़रहान। मोहम्मद फ़रहान।
फरहान भाई कैसे हैं आप? तबीयत अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या यहाँ पर तरक्की ना करने की वजह गुर्बत है या हुकूमत की अदम तवज्जो है, या इन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि ये इन टीलों को ख़त्म करके इनको सैराब करें, या यहाँ पर नहर नहीं आ रही? ये क्या वजह हो सकती है? ये बेजन ऐसे है कि एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है। गरीब आदमी जो काश्तकार है उसको उसकी नहीं कीमत अता हो रही। ठीक है। क्यों? अब ये खाद वगैरह देख लें, गंदम का बीज देख लें, स्प्रे देख लें, डीज़ल के अखराजात देख लें, काश्त को उसकी मजदूरी भी नहीं मिल रही। ठीक है। तो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, मेहनत बिल्कुल इस करता तरह है। है, उसको कोई चीज़ नहीं मिल रही। अब जो ये आपने रेगिस्तान देखा है, रेत का इलाका देखा है, ये एक बहुत दास्तान है लंबी चौड़ी। ठीक है। इधर आप ये रेत को उठाकर कहाँ ले जाएं? हम्म। ये कहीं नहीं तो ले ये जाकर जो दे लोग सकते। टीले ख़त्म कर रहे हैं वो भी तो कहीं कम ही लोग कहीं पे फेंक रहे हैं। इधर मैंने देखा है वो नहर के साथ उसको डाल रहे थे, नहर के साथ जो रोड है उसको ऊंचा कर रहे हैं। जी जी। लेकिन नॉर्मली लोग वो जो एरिया होता है वो ऊंचा हो जाता है, मतलब उसको टीले को प्लेन कर देते हैं, फिर उसके ऊपर एक बड़ा पाइप लगा के एक और पानी का बोर लगा देते हैं। वो नीचे वाला बीच का वो तो सर बात ऐसी है ना कि रोज़ी को उन्होंने कोई ना कोई वसीला बनाते बनाना होता हैं, है, फिर उस रेत पर खर्चा करते हैं, फिर उस पर फसल हो जो ना काफ़ी हो कास्टली है, काफ़ी महंगा है वो। उसका कोई नहीं होता है। लेकिन अल्लाह के आसरे पे कर देते हैं कि जी जी, काश्तकार है, फिर अल्लाह ताला भी कुछ न कुछ उनकी मेहनत दे देता है। बिल्कुल। तो ये बस अब ये रोज़ी का वसीला बना है। और ख़ास तौर ये हमारे जो चबारे का इलाका है, ज़िला तहसील है, इसमें इतना ख़ास जो है ना रोज़ी का वसाइल नहीं है। नहीं है। ठीक। अब आपका ज़रिए माश क्या है? मतलब आप अपना जो घर चलाते हैं, एक आदमी को तजस्सुस होता है कि यार दुकानदार के पास वो पैसे आ रहे होते हैं, वो चीज़ें बेचता है, लेता है, मुनाफा आ रहा होता है, नौकरी कर रहे होते हैं लोग इस तरह। लेकिन जो एक बंदा गांव में रहता है वो क्योंकि वो गंदम नॉर्मली जो आम लोग होते हैं उनकी गंदम पूरी ही पड़ती है, जी, वो ही काश्त करते हैं जो उनके घर तक होती है, जो बचती है वो सिर्फ उनके वो जो तो बीच ज़राअत के वाले ले जाते हैं, ले ज़राअत जाते वाले ले जाते हैं वो तो बाकी इसका सारे आप जो आप फरमा रहे थे इसका ये सूरत यार है। हम इधर अपना माल रखते हैं, भेड़ बकरी गाय वगैरह ऊँट डाची रखते हैं। फिर वो जब हमें कोई अल्लाह ना करे कोई ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर उधर से एक आधा जानवर को हमको बेचना पड़ता है, ठीक है, उसको फ़रोख्त कर देते हैं, उससे हम अपनी ज़रूरत हाथ पूरी पूरी करते कर रहे हैं। और बकाया जो है अभी हमें यहाँ 600-700 रुपये जो हमें अपनी मेहनत मिल रही है एक दिन की, उससे तो हम 1 किलो घी और चीनी लेते हैं, हमारी महंगाई ख़त्म बिल्कुल हो जाती है। इस तरह तो बिल्कुल। गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हम गरीबों का कुछ ना कुछ ज़रूर सोचें। यहाँ में कोई मिल वगैरह नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। चलो अभी इधर कोई मिलने वगैरह होती तो फिर भी चाहते उधर हमारा रोज़गार चला रहता। चलो, तो ये अभी कभी मिस्त्रियों के साथ चले जाते हैं, कभी किसी का पानी लगाना पड़ता है, कभी किसी की वो मजदूरी मतलब ये करते हैं, मजदूरी जो है इन्हीं में वो उस पर गुजारा कर रहे हैं उस, लेकिन नहीं हो रहा है गुजारा। अभी इस तरह है मसला है पे बिल्कुल। हम 600 रुपये ले रहे हैं, हमारे पास 1000 रुपये दिहाड़ी का खर्चा हो जाता है, 400 रुपये हमारे पे कर्ज आ रहा है, वो हम कहाँ से दें? मैं एक और सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि ये जो नॉर्मली यहाँ पे लोग रहते हैं आपके साथ, ये जो आपका चक है, ये जी अंदाज़न कितने यहाँ पर लोग होंगे? 200-250 होंगे जी, तकरीबन गालिबन ये 100 के करीब करीब ये आबादी है इधर। आबादी है। और 100 घर है इधर। अगर एक घर में 4 यानी कि तकरीबन 25-30 घर होंगे जी अंदाज़न। जी और दूसरा मुझे ये चीज़ जाननी थी कि आपके साथ नहर कोई लगती है? जी, हमें नहर लग रही है। उसका आपको कोई फ़ायदा है? आप तक पानी पहुँचता है उसका? सर वो पानी पहले तो होता था, लेकिन जब ये हमारी खान साहब की हुकूमत है ये हमको पानी नहीं मिल रहा है। तो यानी ये कि खान साहब कोई पानी तो नहीं पी जाता होगा ये? महीने में एक दफ़ा आता है हुँ। और सारा महीना ऐसे गुजर जाता है। नहीं, पानी आखिर पानी तो इसकी कोई इस तरह हमारे की को चीज़ कोई नहीं है समझ ना। नहीं है अभी क्यों नहीं आ रहा है, क्या मसलात हैं इनके, क्या नहीं पानी है। हो सकता है डैम्स में पानी कम हो, पानी पीछे दरियाओं से कम हो, पानी की किल्लत हो सर सकता है। देखे ना पहले भी तो वो आ रहा था ना पानी। नहीं, पानी तो अब देखें सैलाब में पानी बढ़ जाता है, पानी तो ऊपर नीचे होता रहता है, बारिशों में ज़्यादा आता है। बारिशें अगर ज़्यादा अरसा ना आए तो अब सिंध में तो ये पानी पानी कम। साल के 12 महीने देते हैं। सिंध का तो मुझे नहीं पता इतना, ये तो मालूमात लेनी पड़ेंगी। लेकिन पानी का अब मैं आ रहा था वहाँ से तो मैंने देखा है कि वो आपकी दाद नहर है मेरे ख्याल में, और एक और नहर है वो तो भरी हुई थी, सर फुल वो थी। भरी हुई है लेकिन ये आज वो आप है, तक पानी नहीं आता? नहीं आप आता तक है। कौन सी नहर का पानी आता हमारा है? ना हयात नहर का है। हयात नहर का आता हाँ है। जी अगर इस तरफ जाएं आपके व्यूअर्स जो हमारी बैक साइड है, यानी ये जिस तरह मैं देख रहा हूँ ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ये वो ट्रैक है जहाँ से ये थल जीप रैली शुरू होती है। यहीं से पीछे यानी यहाँ से कर लें कोई 3-1 किलोमीटर दूर है ये जगह। यहाँ से वो
गाढ़ है, कौन सी जगह है वो? चौबारा है, चौबारा, चौबारा और हेड मोहम्मद से ये जो पूरा ट्रैक इस तरह बना हुआ है, ये करीब से ही गुजरती है। लोग, आपको पता है एक आदमी के पास सिर्फ मिनिमम एक एकड़ कार है, जिसमें से आधा एकड़ उसने ये जो घास क्या होता है, क्या कहते हैं आप, ज्वार वगैरह जो कुछ भी हो अपने जानवरों के लिए करते हैं, बाकी आधे एकड़ पर ये गंदम करते हैं। और ये कह रहे हैं कि हमारा उस पर भी गंदम पूरी नहीं होती, हमें पैसों पे लेनी पड़ती है। तो किसी के पास 2 एकड़ होंगे, 4, नॉर्मल लोगों के पास इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। जो हमने सुना है ये बड़े बड़े लोग होते हैं जो आगे ज़मीनों को ठेके पे देते हैं, इनके पास सिर्फ इतना होता है। तो इस चीज़ का मकसद ये था कि आप लोगों तक ये बात पहुंचानी थी कि हमें उन लोगों की इज़्ज़त करनी चाहिए जो हमारे शहर की ज़रूरियात को पूरा करते हैं, और हम उन्हें अनपढ़ और गवार और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने ओपिनियन कमेंट्स में दीजिएगा। फर्दर मैं आज मज़ीद आगे सफ़र करूँगा चौबारा वाली साइड पे, जहाँ पर ये थल का डेज़र्ट एंड होता है, तो वहाँ पर मज़ीद आपको जो इन्फॉर्मेशन होगी वो दूँगा। थैंक यू, शुक्रिया।